कर इतना कि जो इंसान बनाए। हमारा विश्वविद्यालय हमारे देश की शान है। भीमराव के सपनों का ये नया प्रतिमान है। हमारा विश्वविद्यालय धरती बनाए। आओ सभी जीवों को उनका हक दिलाए। संविधानी सपनों को हम सच बनाए। अम्बेडकर विश्वविद्यालय को, अम्बेडकर विश्वविद्यालय को ज्ञान का संसद बनाए। ज्ञान का संसद बनाए। ज्ञान का संसद बनाए। सचमुच ज्ञान की संसद में माननीय प्रधानमंत्री महोदय को अपने समक्ष पाकर हम अभिभूत हैं। लखनऊ नगर जिसने बरसों इंतजार किया है प्रधानमंत्री के सीधी तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर। आप अभी स्वागत गान सीधा सुन रहे थे। मैं कुलपति प्रोफेसर जो गान प्रस्तुत किया गया उसमें महिमा वर्णन किया गया विश्वविद्यालय का कि वो किस तरह से ज्ञान का प्रकाश फैला रहा है, किस तरह से ज्ञान के जरिए छात्रों को मुक्ति का मार्ग दिखा रहा है। और ये स्वागत किया गया प्रधानमंत्री मोदी का मंच माननीय राज्यपाल महोदय को पुष्प पुष्प भेंट कर उनका स्वागत करेंगे। माननीय राज्यपाल माननीय श्री राम। और अब उत्तर प्रदेश के राज्यपाल और अब स्वागत महोदय का स्वागत हुआ है, उनको भी पुष्पगुच्छ भेंट किया गया है। केंद्रीय गृह मंत्री का भी स्वागत किया जा रहा है। माननीय मुख्यमंत्री के प्रतिनिधि के रूप में मंच पर विराजमान माननीय मंत्री माननीय श्री पारसनाथ यादव जी को पुष्प भेंट कर उनका स्वागत किया जाएगा। और पारसनाथ यादव महापौर उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री, उनका भी स्वागत किया जाएगा। वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं उत्तर प्रदेश की सरकार को इस समारोह में। इसके अलावा महापौर उनका भी हम अभिनंदन करें। लखनऊ के, उनका भी स्वागत किया गया है। अभी अभिनंदन 100 बार आपका अभिनंदन। आदर कीजिए स्वीकार आपका अभिनंदन। और अब हम कुलपति प्रोफेसर आरसी सोबती जी से अनुरोध करेंगे कि वे अतिथियों का स्वागत करें। कुलपति वाइस चांसलर अंबेडकर विश्वविद्यालय के वो स्वागत भाषण देने जा रहे हैं। I take this opportunity to extend on behalf of the university a very hearty welcome to our Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi ji to Baba Saheb Bhimrao Ambedkar University. I also welcome our Honorable Governor Shri Ram Naik ji, Honorable Home Minister Shri Rajnath Singh ji, Honorable Shri Parsanath ji, Cabinet Minister UP, Honorable Chancellor Shri Lakhanpal ji, Mayor of the city Shri Dinesh Sharma ji, members of the Parliament, Dr. Balchand Mugadkar ji, Shri Kaushal Kishore ji, Shrimati Anju Balla ji, members of the Board of Management of the University, other dignitaries and the fraternity of the University, dear students, guests, ladies and gentlemen. We are indeed very fortunate. तस्वीरें इस वक्त अपने स्क्रीन पर आप एक तरफ सीधी देख रहे हैं अम्बेडकर विश्वविद्यालय की। वहां पर स्वागत भाषण दे रहे हैं वहां के कुलपति आरसी सोबती जी। प्रधानमंत्री जब वहां पर अपना भाषण देंगे वो भी हम आपको सीधा सुनवाएंगे। फिलहाल मैं रामेश्वर पांडे जी के पास जाने से पहले रंजना के पास ही चलूंगा। उस वक्त कॉल्विन तालुकेदार कॉलेज में मौजूद हैं। रंजना, एक चीज दर्शकों को बता दीजिए कि ये जो लाभार्थी है 2100, इनका चुनाव किस आधार पर किया गया है? इस ई रिक्शा डिस्ट्रीब्यूशन के लिए वहां पर क्या आधार है इन लाभार्थियों के चुनाव का? बीजेपी की जो संगठन के चुनाव चल रहे हैं जिलों में, और जो स्थितियां सामने आई, 56 जिलों के जिलाध्यक्ष का नाम हुआ लेकिन चुनाव नहीं हुआ कहीं। एक तरह से उसको मनोनयन ही कहेंगे। और जो बीजेपी के कार्यकर्ताओं की नाराजगी थी वो नाराजगी दूर नहीं हो पाई।
संगठन के लोग आला कमान, केंद्रीय नेतृत्व कोई भी हो, कोई भी उस तरह की चीजों को दूर नहीं कर पाए। तो कहीं ना कहीं जो इस तरह का प्रोग्राम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का लखनऊ का प्रोग्राम है, वो कार्यकर्ताओं का उस तरफ से अगर हम कहें तो ध्यान हटा के और एक बार फिर से कि जो केंद्र की योजनाएं हैं जो उनको प्रचारित करो, कार्यकर्ताओं को इन सब कामों में लगाने के लिए एक जो आज का आयोजन गैल्वनाइज करने के लिए। रंजना, आप ये कह रहे हैं कि कार्यकर्ताओं को गैल्वनाइज करने के लिए, उत्साहित करने के लिए, उनके अंदर जोश भरने के लिए, उत्साह भरने के लिए, चूंकि अब 1 वर्ष ही रह गया चुनाव में, ये कार्यक्रम किया जा रहा है। रंजना, आपके पास आएंगे। रामेश्वर पांडे जी, वरिष्ठ पत्रकार, लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, विश्लेषण कर रहे हैं सारी स्थितियों का। पांडे साहब, कार्यक्रम तमाम चल रहे हैं और हम लोग बात भी कर रहे थे कि क्या रियलिस्टिक चांस है ये जो कुछ भी प्रधानमंत्री मोदी मैसेज देना चाह रहे हैं या करना चाह रहे हैं उत्तर प्रदेश में। आप ये कह रहे थे कोई चेहरा नहीं है बीजेपी के पास, उनको दलित वोटों को साधने के लिए बहुत मशक्कत करनी पड़ेगी, बहुत कसरत करनी पड़ेगी, और अभी जो कुछ राष्ट्रीय परिदृश्य में हो रहा है उसका आप कितना इम्पैक्ट देख रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी के इन प्रयासों पर जो वो उत्तर प्रदेश में कर रहे हैं? देखिए, निश्चित तौर पर अब तक के जितने भी प्रदेशों के चुनाव हुए हैं उसमें चेहरा भी मोदी ही थे जी। बिहार चुनाव में मोदी चेहरा नहीं चल पाया, ये एक हताशा जरूर है उत्तर प्रदेश के भाजपा में। लेकिन मेरा ख्याल है कि उत्तर प्रदेश के चुनाव में भी मोदी एक चेहरा तो रहेंगे ही। अब दूसरी तैयारी है कि मोदी के अलावा एक चेहरा ढूंढा जाए। अटकलें बहुत है, कभी धर्मपाल जी का नाम आता है, भाजपा अध्यक्ष के तौर पर रहेंगे, स्मृति ईरानी का नाम आ रहा है, राजनाथ सिंह का नाम आ रहा है, कल्याण सिंह की तरफ से भी एक चर्चा आई कि भाई कल्याण सिंह भी एक जिम्मेदारी संभाल सकते हैं। तो कोशिश हो रही है, लेकिन जिस तरह पूरे प्रदेश के सांगठनिक स्तर पर एक राय नहीं हो पा रही है, चुनाव आपसी सहमत से नहीं हो पाए और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष नहीं चुना जा पा रहा है, तो ये कार्यकर्ताओं में एक बिखराव है। पंचायत चुनाव की हार से एक निराशा है। जी जी। मोदी, निश्चित तौर पर मोदी के आने का एक असर पड़ता है और उत्तर प्रदेश के नाव का खवैया मोदी होंगे, ये कार्यकर्ताओं को लग रहा है। दूसरी बात की इधर हाल के दिनों में दलित वोटों को लेके भाजपा बहुत, मैंने बेमुला की घटना हो गई, उत्तर प्रदेश का जो कार्यक्रम था मोदी का, उसके बीच में ये पहले के निर्धारित का था, बेमुला घटना हो गई। इस समय दलित गैर दलित का सवाल कहीं कहीं आंच देने लगा है और उत्तर प्रदेश में भी ये सवाल उठा। लेकिन उत्तर प्रदेश में भाजपा ये बताना चाहती है कि वो दलितों के लिए बहुत कुछ कर रही है, बहुत कुछ करेगी और बसपा और सपा की तुलना में भाजपा के राज में दलितों का ज्यादा हित होगा। ठीक है, यह एक संदेश देना चाहते हैं मोदी। नहीं, ये संदेश देना चाहते हैं, लेकिन ये संदेश कार्यकर्ता पहले भी समझ रहे हैं का चुनाव ठीक है, आपने ये संदेश देना चाहते हैं मोदी, और आपने बड़ी अच्छी बात कही कि उसी के बीच में ये सब कुछ हो गया। कार्यक्रम ये पहले से निर्धारित था और बीच में ये वेमुला वाली घटना हैदराबाद में हो गई, रोहित वेमुला वाली। रंजना के पास चलेंगे। रंजना, अभी आप कह रही थी कि जो जिला अध्यक्ष चुने गए उसमें जो है बहुत सारी नाराजगी है भाजपा कार्यकर्ताओं के मन में। आपको लगता है कि वो भाजपा कार्यकर्ता जो है, जो जमीन पर काम कर रहा है, जो प्रदेश में काम कर रहा है पार्टी के लिए, वो प्रधानमंत्री मोदी की मंशा को अच्छी तरह से समझ रहा है, महसूस कर रहा है और उस दिशा में ठोस काम कर रहा है इस वक्त? देखिए राजेंद्र, जिस तरह से बिहार का चुनाव अभी बीता है और बिहार के चुनाव में भी हम लोगों ने बहुत नजदीक से महसूस किया था कि कार्यकर्ताओं की नाराजगी दूर नहीं हुई थी। मोदी ने इतने दौरे किए, लेकिन उसका क्या फर्क पड़ा बिहार में? क्योंकि यूपी बिहार से जुड़ा हुआ है, हिंदी हार्टलैंड है, इन सब जगहों की राजनीति बहुत हद तक मिलती जुलती होती है। और ये हम कह सकते हैं कि जब मोदी का दौरा, जो आज का कार्यक्रम हो या इसके बाद जो कार्यक्रम शुरू हुआ है और चलता रहेगा आगे भी, जो कोशिश रहेगी बीजेपी की, क्योंकि बीजेपी के पास अभी तक कोई ऐसा चेहरा नहीं है जिसमें बीजेपी यूपी में खुलकर दांव लगा सके। बिल्कुल। कार्यकर्ताओं की नाराजगी दूर करने की बात जहां तक हम लोगों ने कही कि जिलाध्यक्षों का चुनाव होना था, बहुत सारे ऐसे थे कि जैसे कि मैं बात करना चाहूंगी, लखनऊ में अकेले 74 लोगों ने नामांकन किया एक जिलाध्यक्ष के लिए। ये सोचने वाली बात है कि आखिरकार एक जिलाध्यक्ष के लिए 74 लोग कतार में खड़े हैं। और भी बात आपने कही रंजना के, ये जो
आप जो अंदर की स्थितियां हैं रंजना, आप बहुत अच्छे से बता रही हैं लखनऊ के उदाहरण से। बहुत ही एक बहुत अच्छा इशारा किया है आपने भाजपा के अंदर की स्थितियों पर। वापस लौटेंगे, इसी विषय को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन बहुत जरूरी है कि दर्शकों को ये सुनवा दें कि थोड़ी देर पहले बनारस में जब प्रधानमंत्री मोदी मौजूद थे तो उन्होंने क्या अहम बातें बनारस में कही। एक आभारी हूं कि उन्होंने जापान जाकर के भी अभी 2 दिन पहले इतने विस्तार से हमारे काशी के गुणगान किए, हमारी गंगा के गुणगान किए, गंगा आरती का स्मरण किया। मैं इसके लिए भी उनका बहुत बहुत आभारी हूं। ये सरकार गरीबों के लिए दौड़ने वाली सरकार है, कुछ कर गुजरने वाली सरकार है कि 1 साल के भीतर भीतर 1800 कैंप लगाए। 1800 20, 22, 25 साल में 100 कैंप भी नहीं लगे, 1 साल में 1800 कैंप लगे। और पूरी सरकार खोजने के लिए जाती है लाभार्थियों को, जिनका हक है उन तक पहुंचने का प्रयास करती है। बिचौलिए मैदान में आ जाते हैं, वो बेचारे के पास पहुंच जाएंगे, उसके साथ चर्चा करेंगे, उसको कहेंगे देखो भाई मैं तुमको ये दिलवाता हूं, इतना बीच में मेरा हो जाएगा, तुम्हें ट्राइसिकल दिलवा दूं, कुछ मेरा हो जाए, तुम्हें हियरिंग एड की कुछ व्यवस्था करूं, कुछ मेरा हो जाए। ये कैंप लगाने का परिणाम ये हुआ है कि बिचौलिए नाम की दुनिया समाप्त हो गई है। बहुत ऐसे होंगे जो मुझे शायद देख पाते होंगे लेकिन सुन नहीं पाते होंगे, उसके बावजूद भी मेरे इस मनोभाव को उन तक पहुंचाने की आज व्यवस्था तो की है, लेकिन मैं उनको विश्वास दिलाता हूं कि आप किसी से कम नहीं हैं और हम होंगे कामयाब। इस मंत्र को लेकर के आगे बढ़ना है। मेरी आप सबको बहुत बहुत शुभकामना है। अभी मुझ पर जो सारी दुनिया का तूफान चलता रहता है ना, सुबह उठो चारों तरफ से मुझ पे हमले चलते रहते हैं, चारों तरफ लगे रहते हैं। उनको लगता है कि मोदी अपना मुंह ये रास्ता छोड़ करके किसी और रास्ते पर आ जाएं, विवादों में पड़ जाएं। लेकिन मेरा तो मंत्र है मेरे देश के दुखियारों की, गरीबों की सेवा करना, और इसलिए मैं विचलित नहीं होता हूं। लेकिन ये हो इसलिए रहा है कि व्यवस्थाएं ऐसी बदल रही हैं, नटबोल्ट ऐसे टाइट हो रहे हैं, ये बिचौलियों की दुकानें बंद हुई हैं, इसलिए ये परेशानियां हो रही है। फिलहाल सीधा चलेंगे अम्बेडकर विश्वविद्यालय, वहां पर केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह अपनी बात करें। उपाधि धारण करने वाले हर छात्र और छात्र की यह उत्कट इच्छा होगी कि उपाधि धारण करने के बाद वह अपने जीवन में एक शानदार सफल कैरियर को प्राप्त करें। लेकिन इस सच्चाई को भी हमको समझना चाहिए कि शिक्षा का उद्देश्य केवल शानदार सफल कैरियर प्राप्त करना ही नहीं है, बल्कि इसके अतिरिक्त भी कुछ शिक्षा का उद्देश्य है। हम सभी जानते हैं कि शिक्षा के माध्यम से हम ज्ञान प्राप्त करते हैं, लेकिन ज्ञान जब तक यह संस्कारों से नहीं जुड़ता है तब तक यह ज्ञान समाज के लिए कभी भी कल्याणकारी नहीं हो सकता है। और जब इसी ज्ञान का संस्कारों से रिश्ता टूट जाता है, यही ज्ञान समाज के लिए विनाशकारी बन जाता है। शिक्षा के काल में यह भी अपेक्षा की जाती है कि छात्र को केवल ज्ञान ही प्राप्त नहीं होगा, बल्कि उसकी पर्सनालिटी का कॉम्प्रिहेंसिव डेवलपमेंट होगा, समग्र विकास होगा। कुछ ऐसे विचार होते हैं, कुछ ऐसे सिद्धांत होते हैं, कुछ ऐसे जीवन मूल्य होते हैं जिनके प्रति नवयुवक की ही नहीं, आम नागरिक की प्रतिबद्धता होनी चाहिए। लेकिन छात्र जीवन में इन विचारों, इन सिद्धांतों के इन जीवन मूल्यों के प्रति उसकी प्रतिबद्धता बढ़ेगी, यह अपेक्षा की जाती है। लेकिन यदि हम इस लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाते हैं तो मैं समझता हूं कि शिक्षा का उद्देश्य अपने में पूर्ण नहीं माना जा सकता है। सबसे बड़ी चीज ज्ञान के अतिरिक्त जो होती है वह चरित्र की होती है।
व्यक्तित्व का जब समग्र विकास होता है तो स्वाभाविक रूप से वह व्यक्ति चरित्रवान होता है और मनुष्य के जीवन में चरित्र का यह सबसे बड़ा महत्व है। मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा कि स्वामी विवेकानंद जब शिकागो गए थे, उनके वेशभूषा को देखने के बाद जब कुछ लोगों ने व्यंग्यात्मक टिप्पणी की तो उस समय स्वामी विवेकानंद ने कहा था कि इन योर कंट्री टेलर्स मेक द मैन बट इन आवर कंट्री करेक्टर मेक्स द मैन। यह करेक्टर का महत्व होता है। एक उदाहरण मैं और आपको देना चाहूंगा राम और रावण का। रावण मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम से ज्यादा विद्वान भी था। वह रावण जिसने की मृत्यु पर भी विजय प्राप्त की थी, वह रावण जिसके पास सोने की लंका थी, यानी मर्यादा पुरुषोत्तम की अपेक्षा रावण ज्यादा धनवान था, ज्यादा ज्ञानवान था, ज्यादा बलवान था, लेकिन केवल एक कमी जिसके कारण वह भगवान के रूप में पूजित नहीं किए जाते हैं। यदि भगवान राम को कोई चीज बड़ी यदि बना देती है, महान बना देती है, तो हम भगवान राम का चरित्र ही उन्हें महान बना देता है। चरित्र की यह अहमियत होती है। भारत की संस्कृति में ऐसे ऐसे मूल्य हैं जिन मूल्यों के प्रति यदि हमारी प्रतिबद्धता बढ़ती है तो स्वाभाविक रूप से हम जो चरित्र निर्माण अपने देश के नवयुवकों में करना चाहते हैं, वह चरित्र निर्माण करने में हमें कामयाबी हासिल होकर ही रहेगी। और मैं आपको स्मरण दिलाना चाहता हूं कि हमारी भारत की संस्कृति यह कितने समृद्धशाली संस्कृति है। चीन के पेकिंग के वाइस चांसलर मिस्टर हु सी का कुछ विद्यार्थियों ने, कुछ शिक्षकों ने जरूर नाम सुना होगा, क्योंकि हु सी जो चाइना के वाइस चांसलर थे और जिन्होंने चाइना को एक समय संयुक्त राष्ट्र संघ में भी रिप्रेजेंट करने का काम किया था, भारत की संस्कृति की चर्चा करते हुए मिस्टर हु सी ने यह कहा था कि मैं कह सकता हूं इंडिया हैज कल्चरली डोमिनेटेड एंड कंट्रोल्ड द चाइना फॉर मोर देन 2000 years विदाउट सेंडिंग ए सिंगल सोल्जर। यह वहां के वाइस चांसलर मिस्टर हु सी ने कहा। आप स्वयं ही कल्पना कर सकते हैं कि हमारी संस्कृति कितनी समृद्धशाली संस्कृति है। विश्व की कोई भी ऐसी संस्कृति नहीं है जिस संस्कृति को मानने वाले अथवा जिस संस्कृति के प्रति प्रतिबद्ध रहने वाले लोगों ने वसुधैव कुटुंबकम का संदेश दिया हो। सारे विश्व को यदि किसी धारा से वसुधैव कुटुंबकम यानी द होल वर्ल्ड इज आवर फैमिली, यह मैसेज यदि गया है तो वह भारत की संस्कृति में विश्वास रखने वालों के कारण ही यह संदेश गया है। इसलिए मैं सभी छात्र छात्राओं से ज्यादा कुछ न बोलते हुए यही अपील करना चाहता हूं, चरित्र निर्माण पर हमारा विशेष बल होना चाहिए, मन बराबर बड़ा होना चाहिए, क्योंकि छोटे मन से कोई बड़ा नहीं हो सकता और टूटे मन से कोई खड़ा नहीं हो सकता। इस यथार्थ को हमें अपने जीवन में बराबर स्मरण ही रखना चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं ज्यादा कुछ न कहते हुए, क्योंकि हम सभी आदरणीय प्रधानमंत्री जी को सुनना चाहते हैं और मैं यह तो सौभाग्य मानता हूं कि पहली बार हमारे संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में आदरणीय प्रधानमंत्री जी का शुभागमन हुआ है। इसलिए मैं भी इस प्रथम कार्यक्रम में अपनी तरफ से भी उनका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करते हुए और साथ ही सभी उपाधिधारकों को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और ईश्वर से यह भी प्रार्थना करता हूं, ईश्वर उनके अंदर वह योग्यता, वह क्षमता, वह प्रतिभा पैदा करे ताकि भारत को महान भारत बनाने में वह अपना विशिष्ट योगदान दे सकें। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह को आप सुन रहे थे। चरित्र निर्माण बहुत जरूरी है, ये कह रहे थे केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह। उन्होंने बहुत सारे उदाहरण दिए। स्वामी विवेकानंद को उन्होंने कोट किया। उन्होंने चीन के विश्वविद्यालय के कुलपति की बात को भी कोट किया और ये बताया कि कैसे रावण बहुत सारे मायनों में भगवान राम से आगे था, ज्यादा ज्ञानवान था, ज्यादा बलवान था, लेकिन
चरित्र के बूते पर जो आदर्श स्थापित किया मर्यादा पुरुषोत्तम राम ने, वो ज्यादा बड़ा है और इसी वजह से उनकी पूजा होती है। तो बार बार वो इस बात पे एम्फेसाइज कर रहे थे, जोर दे रहे थे कि चरित्र निर्माण बहुत जरूरी है ज्ञान के प्राप्त करने के अलावा, ज्ञानी होने के अलावा, और ये बहुत जरूरी है राष्ट्र के निर्माण के लिए। एक बात उन्होंने अटल बिहारी वाजपेयी की भी कोट की, उन्होंने कहा कि टूटे मन से कोई खड़ा नहीं होता और छोटे मन से कोई बड़ा नहीं होता। ये पूर्व प्रधानमंत्री और लखनऊ के पूर्व सांसद अटल बिहारी वाजपेयी का ही कोट था जो उन्होंने यहां पर सामने रखा। केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने, वर्तमान में वो सांसद हैं लखनऊ से, मोदी सरकार में गृह मंत्री हैं, नंबर 2 की पोजीशन पर हैं, और खुद भी उन्होंने स्वागत किया प्रधानमंत्री मोदी का। तस्वीरें सीधी आप देख रहे हैं अंबेडकर विश्वविद्यालय लखनऊ से, और प्रधानमंत्री मोदी इस वक्त बढ़ रहे हैं डायस की तरफ। यहां से वो संबोधित करेंगे वहां पर मौजूद शिक्षकों को और पूरी विश्वविद्यालय को। उत्तर प्रदेश के राज्यपाल श्रीमान राम नाईक जी, केंद्र में मंत्रिपरिषद के मेरे साथी श्रीमान राजनाथ सिंह जी, उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री श्रीमान पारसनाथ यादव जी, लखनऊ के महापौर श्रीमान दिनेश शर्मा जी, कुलाधिपति श्रीमान लखनपाल जी, कुलपति प्रोफेसर सोपती जी, उपस्थित सभी वरिष्ठ महानुभाव और नौजवान साथियों, अंबेडकर यूनिवर्सिटी में दीक्षांत समारोह के लिए मुझे आने का सौभाग्य मिला है। बाबा साहब आम्बेडकर ने इस देश को बहुत कुछ दिया, लेकिन एक बात जो इस देश के भविष्य के लिए अनिवार्य है और जिसके लिए बाबा साहब समर्पित थे, एक प्रकार से उसके लिए वो जिए थे, उसके लिए वो जूझते थे, और वो बात थी शिक्षा। और हर किसी को यही बात बताते थे कि अगर जीवन में कठिनाइयों से मुक्ति का अगर कोई रास्ता है तो शिक्षा है। अगर जीवन में संघर्ष का अवसर आया है तो संघर्ष में भी विजयी होकर के निकलने का रास्ता भी शिक्षा है। और उनका मंत्र था शिक्षित बनो, संगठित बनो, संघर्ष करो।
ये संघर्ष अपने आप के साथ भी करना होता है, अपनों के साथ भी करना होता है और अपने आसपास भी करना पड़ता है। लेकिन ये तब संभव होता है जब हम शिक्षित होते हैं। और उन्होंने अपने मंत्र के पहले शब्द भी शिक्षित बनो कहा था। बाबा साहब आंबेडकर भगवान बुद्ध की परंपरा से प्रेरित हुए। भगवान बुद्ध का यही संदेश था, अत्त दीपो भव। अपने आप को प्रकाशित करो, पर प्रकाशित जिंदगी अंधेरे का साया लेकर के आती है और स्वप्रकाशित जिंदगी अंधेरे को खत्म करने की गारंटी लेकर के आती है। और इसलिए जीवन स्वप्रकाशित होना चाहिए, स्वयं प्रकाशित होना चाहिए। और उसका मार्ग भी शिक्षा से ही गुजरता है। लेकिन कभी कभार बाबा साहब आंबेडकर को समझने में हम बहुत कम पड़ते हैं। वह ऐसा विराट व्यक्तित्व था, वह ऐसा वैश्विक व्यक्तित्व था, वो युग युगांतर से प्रभाव पैदा करने वाला व्यक्तित्व था कि जिसको समझना हमारी क्षमता के दायरे से बाहर है। लेकिन जितना हम समझ पाते हैं, वो संदेश यही है, हम कल्पना करें कि हमारे जीवन में कुछ कठिनाई हो, कुछ कमी हो और उससे फिर कुछ निकलने का इरादा हो, तो हम कितने छटपटाते हैं। सबसे पहले शिकायत से शुरू करते हैं या कहीं से मांगने की इंतजार में रहते हैं। बाबा साहब आंबेडकर का जीवन देखिए, हर प्रकार की कठिनाइयां, हर प्रकार की उपेक्षा, हर प्रकार का अपमान। न पारिवारिक बैकग्राउंड था कि जिस पर शिक्षा संभव हो, न सामाजिक रचना की अवस्था थी कि इस कोख से जन्मे हुए व्यक्ति को शिक्षा का अवसर प्राप्त हो। संकट अपरंपार थे, लेकिन इस महापुरुष के भीतर वो ज्योत थी, वो तड़पन थी, वो सामर्थ्य था कि उन्होंने शिकायत में समय नहीं गंवाया, रोते बैठने का पसंद नहीं किया। उन्होंने राह चुना संकटों से सामना करने की, सारे अवरोधों को पार करने की, उपेक्षा के बीच भी, अपमान के बीच भी अपने भीतर की जो संकल्प शक्ति थी उसको विचलित नहीं होने दिया और आखिर तक उन्होंने करके दिखाया। बहुत कम लोगों को मालूम होगा, हम ज्यादातर तो जानते हैं कि वो संविधान के निर्माता थे, लेकिन अमेरिका में वो पहले भारतीय थे जिसने अर्थशास्त्र में पीएचडी प्राप्त की थी।
और उनके सामने दुनिया में हर जगह पे व्यक्तिगत जीवन के सुख वैभव के लिए सारी संभावनाएं मौजूद थी, लेकिन उन्होंने खुद के लिए जीना पसंद नहीं किया, वरना वो जी सकते थे। दुनिया के हर देश में उनका स्वागत और सम्मान था।